हाय एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट्स, सभी एस्पिरेंट्स का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 21 अप्रैल 2022 की शिफ्ट 3 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए CGL 2020 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो बिल्कुल लास्ट वीडियो है CGL 2021 के मैथ्स के क्वेश्चन की, यानी ये 21st वीडियो है। इससे पहले मैं आपको 20 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ, अभी आपको आई बटन पर उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ, इस वीडियो के साथ साथ हम लोग CGL 2021 जो कि 21 शिफ्ट के अंदर कंडक्ट हुआ था, वो सारी की सारी शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग CHSL 2021 के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और CHSL 2021 के क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको रेस जो चैप्टर है वो भी कराने की सोच रहा हूँ, ठीक है। तो पहले शायद मैं रेस आपको करा दूंगा, उसके बाद मैं आपको CHSL 2021 के क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना शुरू करें। और मैंने आपको बताया था कि चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, मतलब अब चैप्टर भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो 15 सितंबर से हम लोग चैप्टर पढ़ना शुरू कर देंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, मतलब हर चैप्टर को सॉल्व किया जाएगा। तो अरिथमेटिक के रेस को करने के बाद 9 चैप्टर्स रह जाएंगे, तो हम उसको 15 नवंबर तक करने का ट्राई करेंगे। वैसे 1 दिसंबर तक हो जाएगा कंप्लीट, बाकी 15 नवंबर तक हमारी ट्राई रहेगी कि हम अरिथमेटिक मैथ्स को तो एटलीस्ट ख़त्म कर दें, और फिर हम उसके बाद एडवांस मैथमेटिक्स करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। और CHSL 2021 के क्वेश्चंस के बाद मेरा ट्राई रहेगा चैप्टर वाइज के साथ साथ मैं आपको MTS के भी क्वेश्चन करा दूँ जो 2021 में आपसे पूछे गए हैं, और सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 के क्वेश्चंस भी मैं आपको करा दूंगा, जिसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल, मैट्रिकुलेशन लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल पे जो भी शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूँ, ठीक है। और डेली 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आया, ताकि आपकी SSC से जुड़े सभी एग्जाम्स, मतलब जो एग्जाम SSC कंडक्ट करता है, उन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट ICSE पैटर्न सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। सॉल्यूशन दूंगा आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ, इंग्लिश और हिंदी हमारी दोनों में स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी, पहले ही अटेम्प्ट में एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ, मेरा ऑल इंडिया रैंक था 1115, और ये CGL 19 की बात है, 2019 की। और CGL 2019 में मेरा मैथ्स में प्री में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था, मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और ये कुछ हमारे लिंक हैं, आप लोग ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का PDF मैं डाल देता हूँ। SSC की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन जारी होती है, वो सारी नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर अपलोड कर दी जाती है, चाहे वो किसी चीज़ से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो, चाहे वो वैकेंसी हो, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे एग्ज़ाम का कोई नोटिस हो, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम और फेसबुक पर प्रोवाइड कर दी जाती हैं। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर देना, ताकि यहाँ पे जो मैं आपके लिए फ्री मैथमेटिक्स कोर्स करा रहा हूँ, जिसमें मैं अरिथमेटिक और एडवांस दोनों मैथ्स आपको कराने वाला हूँ, ताकि आपकी SSC जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उन सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो जाए बहुत अच्छे से। तो इसलिए मैं आपको मैथमेटिक्स कोर्स कराऊंगा, जिससे आप सभी CGL, सभी SSC के सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाएंगे। और मेनली ओरिएंटेड रहेगा वो कोर्स SSC CGL प्री और मेंस दोनों के लिए, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको प्रीवियस ईयर सेशंस भी यहाँ पे कराता हूँ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। और चैप्टर वाइज जो मैं आपको अरिथमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स कराऊंगा, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे मैं कवर करने का ट्राई करूँगा। और आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है, वो सारे क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर और हमारे कंटेंट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन मैंने देखा आपने 2019 और 2020 के मैंने CPO CHSL CGL के क्वेश्चन कराए थे, पर 2021 से SSC जितने भी एग्जाम कंडक्ट करता है नॉन टेक्निकल, और उसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछता है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। इंक्वायरी किसी को हो, या कोई मैथ्स में डाउट हो, या कोई प्रिपरेशन से रिलेटेड किसी को गाइडेंस चाहिए हो, तो ईमेल ID WhatsApp नंबर आप लोग पूछ सकते हैं। और ये कंटेंट मैं अभी तक आपको करा चुका हूँ। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, ये चैप्टर है, इनकी प्लेलिस्ट का लिंक साइड में लिखा है, और ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसी में ही एज का टॉपिक भी कराया, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक टॉपिक होता है ट्रेन, वो भी इसी प्लेलिस्ट के अंदर है। और एक रेस रह गया हमारा टॉपिक, तो वो रेस टॉपिक हम जल्दी ट्राई करेंगे 4-5 दिन में खत्म करने की। और CHSL 2021 के क्वेश्चन हम शुरू करेंगे, तो 1-2 दिन बाद शुरू कर देंगे CHSL 2021 के भी क्वेश्चन। और बोट एंड स्ट्रीम, परसेंटेज, ये सारे मैं चैप्टर्स करा चुका हूँ। तो
आप लोग कंटेंट देखे जाके, कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे कभी मिस ना हो। और जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार ज़रूर गो थ्रू होना चैनल से, आपको बहुत मज़ा आने वाला है कंटेंट देख के, ठीक है। और 2020 और 2019 में जो CGL CBO CHSL के मैंने क्वेश्चन कराए उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि LCM और HCF आपको 2 नंबर का दिया है कितना, 90 और 15, मतलब LCM कितना है 90 2 नंबर का, और HCF कितना 2 नंबर का 15। आपको बोला सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 75। आपको बोला फाइंड द ग्रेटर नंबर। देखो आपको एक चीज़ पता है क्या, आपको एक चीज़ पता है क्या कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया था LCM और HCF का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, LCM बाई HCF फॉर्म बनानी है। तो आपने LCM बाई HCF फॉर्म बनाई, आपको पता है LCM कितना 90, HCF कितना 15, तो आपने देखा LCM बाई HCF की जो वैल्यू आ गई वो आपकी कितनी आ गई, 6, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि 6 को को प्राइम में डिवाइड कर दो, तो आपने देखा 6 को जब आपने को प्राइम में डिवाइड करा तो 6 की वैल्यू जो होगी वो 3 × 2, ठीक है। को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स जिनका HCF मतलब पेयर ऑफ अ नंबर जिनका HCF जो है 1 के इक्वल हो। तो 3 और 2 का आप देख सकते हो HCF 1 के इक्वल होगा। फिर आप देख सकते हो एक पेयर 6 और 1 भी बन सकता है, मतलब 6 × 1 6 होगा। और ये जो है आपका क्या होगा ये जो है आपका क्या हो जाएगा, को प्राइम भी है आपस में, ठीक है। तो आपने देखा कि अब क्या किया हमने, LCM बाई HCF की एक वैल्यू निकाली, उसको को प्राइम में डिवाइड कर दिया, तो 6 के 2 फैक्टर बने, एक 3 और 2, और एक बना आपका 6 × 1, मतलब 2 पेयर बने, 3 × 2 और 6 × 1। अब आपने पहचानना कि असली पेयर या सही पेयर कौन सा है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि LCM बाई HCF की जो वैल्यू है उसको को प्राइम में डिवाइड करके फिर आपको क्या करना है, इसको HCF से मल्टीप्लाई करना है। HCF की वैल्यू कितनी, 15, ठीक है। यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर दो। आपने देखा कि एक नंबर यहाँ से आया 90, दूसरा नंबर आया 15, और इन दोनों का जोड़ करके कितना आ गया, 105। क्वेश्चन में इन दोनों का जोड़ करके आपको कितना दिया, 75, मतलब ये वाला जो पेयर है गलत है। आपने देखा 3 × 15 45, 2 × 15 कितना 30, दोनों को जोड़ा तो कितना आया 75। और क्वेश्चन में भी गिवन है कि इफ द सम ऑफ द नंबर्स इफ द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 75 फाइंड द ग्रेटर नंबर। तो आपने दोनों का सम करके देखा कितना आया 75, मतलब यही करेक्ट पेयर था 3 और 2 का। तो इनमें से ग्रेटर नंबर आपको बताना है, तो 45 जो है वो आपका ग्रेटर नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चन में। आपको LCM बाई HCF बनाना है, जो नंबर आ जाए उसको को प्राइम में डिवाइड कर दो, फिर को प्राइम में जो 2 फैक्टर उसके आ गए उन दोनों फैक्टर को HCF से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। HCF से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2 नंबर आ जाएंगे। ये ऐसी कंडीशन कुछ ना कुछ दी होगी जिससे आप पहचान पाएंगे कि कौन सा पेयर जो था वो सही था, ठीक है। एक पेयर सही दूसरा पेयर गलत, तो आपको दोनों नंबर पता लग गए। आपको बोला है कि एक 22.5 मीटर हाई टेंट है, मतलब एक टेंट है जिसकी हाइट जो है वो आपको कितनी दी है, 22.5 मीटर, इज इन द शेप ऑफ द फ्रस्ट्रम। तो आपने देखा कौन का फ्रस्ट्रम जो होता है वो किस शेप में होता है, इस शेप में होता है, उल्टी बाल्टी ऐसा बोल सकते हैं, उल्टी बाल्टी की शेप में होगा, या बाल्टी की शेप में भी होता है। फ्रस्ट्रम को बाल्टी भी बोल सकते हैं, उल्टी बाल्टी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन सरमाउंटेड बाय, मतलब इसके ऊपर जो है, कोन के ऊपर जो है वो क्या है आपका, हेमिस्फीयर, ठीक है। कोन के ऊपर जो है वो क्या है आपका, हेमिस्फीयर। अब कोई कहेगा कि सर आपने ऊपर वाला जो सरफेस है किसका भला, फ्रस्ट्रम का, वो जो मतलब सरफेस है ऊपर वाला किसका, फ्रस्ट्रम का, ये छोटा क्यों है और नीचे वाला बड़ा क्यों है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिया है कि डायमीटर ऑफ द अपर एंड, जो अपर एंड का डायमीटर है वो 21 मीटर है और जो लोअर एंड का डायमीटर है वो 39 मीटर है। मतलब लोअर एंड की जो रेडियस है, ये जो लोअर एंड है इसकी जो रेडियस है ये आपके पास कितनी गिवन है, 19.5, जो कि 39 का आधा हो जाएगी। और अपर वाले एंड की कितनी है, 21/5 यानी कि 10.5। तो आपने देखा रेडियस ऊपर कम है, ऊपर अगर रेडियस कम है तो ऊपर वाला जो सरफेस है, जो गोल सरफेस है, उसका एरिया कम हो जाएगा, नीचे वाले का एरिया जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। आपको बताना है कि एरिया कितना चाहिए, अगर आपको ये टेंट बनाना है तो आपको कितना क्लॉथ चाहिए ये टेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो मतलब इस फिगर में जो है आपका फ्रस्ट्रम के ऊपर हेमिस्फीयर टिका हुआ है, तो इस शेप में आपको क्या करना है, टेंट बनाना। तो आपको बताना है कि एरिया ऑफ द क्लॉथ, कितना क्लॉथ चाहिए आपको। तो आपने देखा कि क्लॉथ कितना चाहिए, क्लॉथ चाहिए इतना। अगर आपको टेंट बनाना है तो आपको क्लॉथ चाहिए इतना, ठीक है।
इतना सरफेस एरिया का आपको क्लॉथ चाहिए। तो ये जो क्लॉथ आपको चाहिए ये आपको कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम। आपको पता है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, जिसमें हम ये वाली चीज़ लेते हैं, और अगर नीचे का गोला भी अगर हम ले लेंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। तो आपने देखा गोला जो है वो बाल्टी के ऊपर रखा हुआ है, मतलब फ्रस्ट्रम के ऊपर रखा हुआ है, तो इस पे तो कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। कपड़े की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, ये साइडों में पड़ेगी बिल्कुल। और फिर आपने फ्रस्ट्रम का कर्ड सरफेस एरिया ऐड कर दिया इसमें, तो अब आपके पास एरिया ऑफ क्लॉथ आ जाएगा। चलो निकालते हैं। तो आपको पता है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। तो 2 × 22/7, और कर्ड सरफेस एरिया का जो आपके पास वो है क्या बोलते हैं रेडियस, वो कितना है, उतना ही रेडियस होगा जो अपर एंड का फ्रस्ट्रम के है। तो आपने देखा अपर एंड का फ्रस्ट्रम के रेडियस कितना है, 10.5। तो यही आपका रेडियस हो जाएगा किसका, हेमिस्फीयर का, इसका स्क्वायर। और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम, पहली बात तो आपको फ्रस्ट्रम अगर पता है तो इसका कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई अपर एंड और लोअर एंड की रेडियस का जोड़ इनटू स्लैंट हाइट। और अगर आपको स्लैंट हाइट निकालनी है तो आपको हाइट का स्क्वायर प्लस दोनों जो रेडियस है उनके डिफरेंस का स्क्वायर करना पड़ेगा, उसका अंडर रूट जो है आपका स्लैंट हाइट की वैल्यू आएगी। तो आपने तो पहली चीज़ ये नोट की क्या कि जो टेंट है वो कितने मीटर हाई है, आपने देखा टेंट जो है वो 22.5 मीटर हाई है, ठीक है। और आपने देखा कि हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है, आपने देखा हेमिस्फीयर की रेडियस जो है वो कितनी है, 10.5। तो यहाँ से अगर मैं ये पॉइंट ज्वाइन करूँ तो इसकी लेंथ भी 10.5 हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी लेंथ अगर 10.5 हो गई तो टोटल 22.5 मीटर हाई है, 10.5 जो है आपकी रेडियस हो गई हेमिस्फीयर की। तो आपके पास फ्रस्ट्रम की हाइट जो है वो कितनी आ जाएगी, आपने देखा फ्रस्ट्रम की हाइट जो है वो आपके पास 12 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो एच की वैल्यू जो है वो 12 आ गई। तो आपने देखा कि स्लैंट हाइट कैसे निकालूंगा मैं, एच की वैल्यू कितनी, 12 का स्क्वायर और दोनों रेडियस का डिफरेंस। आपने देखा 19.5 में से 10.5 गए तो कितना आएगा, 9 का स्क्वायर। तो आपने देखा 12 का स्क्वायर कितना, 144, 9 का स्क्वायर कितना, 81। तो 12 के स्क्वायर में जब मैं 9 का स्क्वायर जोड़ूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225। 225 का अंडर रूट कितना होता है, 15, ठीक है। तो आपने देखा स्लैंट हाइट की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। या फिर ऐसा देख सकते हैं क्या कि ये कुछ नहीं लिखा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लिखा। तो आपको पता है 9, 12, 15 का ट्रिपलेट होता है। तो अगर बेस जो है वो 12 है, परपेंडिकुलर जो है वो 9 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। लोअर एंड की रेडियस कितनी है, 19.5। अपर एंड की रेडियस कितनी है, 10.5 इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 15, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपने 22/7 कॉमन ले लिया, ठीक है। 22/7 जब आपने कॉमन लिया तो आपने देखा अंदर कितना बचा, 2 × 10.5 इंटू 10.5, और फिर यहाँ पे कितना बचा, 19.5 और 10.5 कितना होता है, 30। 30 × 15 कितना हो जाएगा, 450। तो आपने देखा अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 21। 21 को आप जब 10.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 220.5। तो 22/7 नहीं, 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 10.5 से तो 21 आएगा। 21 को अगर मैं 10.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी जो वैल्यू है वो 220.5 आ जाएगी बाय 450, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो है आपका कितना लिखा है, 22/7
और ये 450 को अगर मैं जोड़ दूँ इससे तो आपने देखा 0.507 आएगा। ज़ीरो 7.6, ठीक है। तो इसको अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी जो वैल्यू है 670.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 22 से तो आपकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 14751/7, ठीक है। एक बार आप चेक भी कर लेना, मैं भी चेक कर लेता हूँ। 670.5 की इंटू 22 जो है तो यही आएगा आपके पास 147 और फिर 51, मतलब 14,751/7 आ गया। तो ये जो है आपका आ जाएगा 2107 सही 2/7, मतलब ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज लेंथी है, वैसे कुछ लेंथी नहीं है। आपको बोला है अब ए बोरोज अ सम ऑफ इतना, मतलब ए ने क्या किया, बोरो किया, उधार लिया 90,000 रुपये 4 साल के लिए 5% सामान्य ब्याज पे, और उसने फिर आगे उसको उधार दे दिया। मतलब ए ने किसी से उधार लिया और फिर आगे जो है उसने बी को उधार दे दिया कितने परसेंट पे? 7% पे। अब ए जो है वो तो चुका रहा है 5% और बी से ले रहा है 7%। तो आपने देखा कि ए जो है कितना चुका रहा है? 5%, बी से कितना ले रहा है? 7%। तो वो कितने की कमाई कर रहा है? 2% की कमाई कर रहा है। अब 2% की कमाई जो है वो कितने साल कर रहा है? 4 साल। एक साल जो है वो 2% की कमाई कर रहा है, तो 4 साल में कितनी कमाई कर रहा है? वो 8% कमाई कर रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि गेन उसका बताना है। तो आपने देखा कि उसने 4 साल में, एक साल में जो है उसने 2% गेन किया, तो 4 साल में उसने कितना कर लिया? 8% गेन कर लिया। तो 90,000 का 8% आपके पास कितना आ जाएगा? 7200। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला 3 पार्टनर्स हैं, बिजनेस शुरू किया, इन्वेस्ट किया 40,000, 38,000 और 30,000 रुपये। 6 महीने के बाद एक्स और जेड ने इन्वेस्टमेंट किया 20,000 और 15,000 का, जबकि वाई ने विड्रॉ कर लिया 8,000 रुपये। आपको बोला फाइंड द शेयर ऑफ वाई इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ 38,880, 38,880 मेड एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब पूरे साल के बाद वाई का शेयर आपको बताना है। अगर टोटल शेयर जो है, मतलब वाई का शेयर आपको बताना है प्रॉफिट में, अगर टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना है 38,880। तो आपको पता है कि प्रॉफिट का शेयर जो है, प्रॉफिट का रेशो जो है, आपने देखा XYZ 3 बंदे हैं, तो इनके जो प्रॉफिट का रेशो होगा वो किसके रेशो के इक्वल होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ X, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ Y, रेशो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ Z। तो आपने देखा कि X ने क्या किया, 40,000 इन्वेस्ट किया और उसके बाद बोला है आफ्टर 6 मंथ X ने 20,000 रुपये और इन्वेस्ट कर दिए। तो आपने देखा कि X ने 6 महीने के लिए 40,000 इन्वेस्ट करे और 6 महीने के बाद क्या हुआ कि उसने 20,000 और इन्वेस्ट किए। 40 पहले किए हुए थे, 20 और इन्वेस्ट कर दिए, तो मतलब उसने 60,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। और एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब पूरे साल के बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो उसने क्या किया, पहले 40,000 जो है पहले 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और अगले 6 महीने के लिए उसने 20,000 और, यानी 40 में 20 जोड़े, 60,000 रुपये उसने अगले 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्लस इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉफिट ऑफ एक्स का रेशो आ गया। अब इसके बाद 38,000 रुपये जो है वो वाई ने इन्वेस्ट किए और 6 महीने के बाद उसने क्या किया, 8,000 रुपये निकाल लिया। मतलब उसने 38,000 रुपये 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करके रखे, ठीक है, और 8,000 रुपये उसने निकाल लिए। 38,000 इन्वेस्ट किए थे, 8,000 निकाल लिए, मतलब लास्ट के 6 महीने के लिए उसने कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा, 30,000 का। फिर आपने देखा कि 30,000 रुपये जो है वो जेड ने इन्वेस्ट किए और 6 महीने के बाद उसने 15,000 और इन्वेस्ट कर दिया। मतलब उसने 6 महीने 30,000 इन्वेस्ट करके रखा और 15,000 और इन्वेस्ट करके जब अमाउंट उसकी 45,000 होगी, क्योंकि 30,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, 15,000 की और इन्वेस्टमेंट कर दी, मतलब उसने कितने का इन्वेस्टमेंट कर दिया, 45,000 का। तो 45,000 का इन्वेस्टमेंट उसने कितने टाइम के लिए किया, 6 महीने के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर की बात हो रही है। मतलब टोटल जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, 1 साल। पहले 6 महीने और बाद के 6 महीने उन्होंने अलग अलग इन्वेस्ट किया, ठीक है।
तो आपने देखा 6 तो सब में से कॉमन आ रहा, उड़ा दो। उसके बाद ये 3 जीरोस कट रही हैं, ये भी काट दो। फिर आपने देखा कि ये कितना आ गया, ये आ गया 40 + 60 कितना 100। ये हो गया आपके पास 38 + 30 कितना 68। ये आ गया 30 + 45 कितना आ गया आपके पास 75। तो प्रॉफिट ऑफ एक्स रेशो प्रॉफिट ऑफ वाई रेशो प्रॉफिट ऑफ जेड आपके पास कितना आ गया 100 रेशो 68 रेशो 75। तो आपने देखा टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ 38,880 का। टोटल प्रॉफिट का रेशो जो है वो कितना हो गया, आपने देखा प्रॉफिट ऑफ ए कितना 100, सॉरी प्रॉफिट ऑफ एक्स कितना 100, प्रॉफिट ऑफ वाई कितना 68, प्रॉफिट ऑफ जेड कितना 75। तो प्रॉफिट का अगर मैं रेशो के हिसाब से टोटल देखूँ तो टोटल कितना आ जाएगा प्रॉफिट का 243। और रुपीज़ में टोटल प्रॉफिट कितना है, तो एक की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी आपके पास 160 हो जाएगी। एक 160 हो जाएगी। ठीक है, आपको बताना है कि प्रॉफिट ऑफ वाई मतलब वाई का रेशो कितना है 68, यानी कि 68 की आपको वैल्यू बतानी है। तो 68 × 160 आपने देखा यूनिट डिजिट 0 आएगा, फिर 6 8 जा 48, 80 आना चाहिए यूनिट डिजिट। तो यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट जो है 80 है। तो 10,880 जो है वो किसका शेयर है, वाई का शेयर है प्रॉफिट में। अब आपको बोला है कि 10 डिजिट नंबर है, ठीक है, 547266X79Y6, ठीक है, ये 10 डिजिट नंबर है, इसको डिविजिबल होना है किस पे 72 पे। अब 72 को आपने क्या किया को प्राइम में डिवाइड कर लिया, कितना आ गया 8 × 9। मतलब अगर किसी नंबर को 72 पे डिविजिबल होना है तो उसको 8 पे भी डिविजिबल होना पड़ेगा, उसको 9 पे भी डिविजिबल होना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लिया। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या कि लास्ट 3 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो आपने देखा 906, वाई की वैल्यू अगर 0 रखी 906 8 पे जाता है नहीं जाता, 916 8 पे जाता है नहीं जाता, 926 जो है 8 पे जाएगा नहीं जाएगा, 936 8 पे जाता है। तो वाई की जो वैल्यू पॉसिबल है वो क्या वैल्यू पॉसिबल है 3। और फिर अगर मैं 40 ऐड कर दूँ इसमें, क्योंकि 40 जो है वो भी 8 पे जाता है, 8 5 जा 40, तो 976 आया। तो 7 वैल्यू भी पॉसिबल है किसकी, वाई की। वाई की 2 वैल्यू पॉसिबल है क्या 3 और 7। और मैं दोबारा इसमें अगर 40 ऐड करूँगा, और ये 40 मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि यूनिट डिजिट मुझे सेम रखना है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 रखना है मुझे। जो 100 डिजिट है और ये यूनिट डिजिट है ये सेम रखना है, तो इसमें मैंने 40 ऐड कर दिया, क्योंकि 40 में जो है यूनिट डिजिट 0 है। ठीक है, आपको बोला है फॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ वाई। अब लीस्ट वैल्यू जो पॉसिबल है वो 3 ही पॉसिबल है, तो मतलब 7 का तो पत्ता कट। तो अब जो नंबर है, क्योंकि आपको बोला है ना फॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ वाई, आपको 5x - 3y की वैल्यू बतानी है। तो y की वैल्यू जो है वो क्या पॉसिबल है 3। ठीक है, अब ये नंबर जो है 9 पे भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो आपने देखा 6 और 3 9 पे जाता है, फिर 9 आ गया, फिर 7 और 2 9, 5 और 4 9, 7 और 6 13, 13 + x मतलब 13 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि वो 9 का डिविजिबल हो जाए। आपने देखा कि x की वैल्यू अगर मैं 5 रखूँ तो 13 और 5 कितना 18, 18 जो है 9 पे जाता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5, x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। तो 5 × x की वैल्यू कितनी 5, 3 × y की वैल्यू कितनी 3, 25 में से 9 गए तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अभी वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि वेजिटेबल वेंडर है एक सब्जी विक्रेता जो कि 1 किलो पोटैटो जो है वो 25 रुपये में बेचता है और प्रॉफिट कमाता है कितने का 25% का। तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, आपको पता है कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100 + प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 होता है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना 25%, ये जो है सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है। सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 25 रुपये, कि एक वेजिटेबल वेंडर है 1 किलो पोटैटो वो 25 रुपये में बेच रहा है। तो आपने देखा सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस × 100 + प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100। तो आपने देखा 125/100, अगर मैं इसको 25 पे काटूँ 5/4 आ जाएगा। तो आपने देखा कि कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना आ गया 5 × 4 20। आपको बोला है इवनिंग में ही स्टार्टेड सेलिंग पोटैटोज विद ओनली 10% प्रॉफिट। तो आपको बोला है कि कितनी कॉस्ट पे वो शाम को पोटैटोज बेच रहा है। तो अब जो है वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है 10% कमा रहा है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आपने देखा कि 10% अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो 20 का 10% कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब 2 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपके पास 22 हो गया, या फिर 20
और कॉस्ट प्राइस की अपनी वैल्यू 100%, इसकी वैल्यू में 10% का उसने प्रॉफिट कमा लिया, मतलब 10% वैल्यू इंक्रीज़ कर दी। तो आपने देखा 10% वैल्यू इंक्रीज़ करके कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जो है आपकी कितनी आ जाएगी, 22 आ जाएगी। क्वेश्चन में बोला है 35 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। आपको बताना है 7 मैन आधा काम जो है कितने टाइम में कर देंगे। आपको पता है टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, M इंटू डी इंटू एच, पर यहाँ पे जो है आपको R में कुछ दे ही नहीं रखा, तो M इंटू डी आपको गिवन है। तो आपने देखा कि 35 मैन जो है 6 दिन लेते हैं काम खत्म करने में, तो टोटल काम कितना हो गया 35 इंटू 6। अब ये काम जो है 7 आदमी को करना है, मतलब इसका जो आधा काम है, सेम वर्क इतना ही वर्क है, इसका आधा काम करना है कितने आदमियों को, 7 आदमियों को। ठीक है, देखो एक चीज़ हो सकती है यहाँ पे क्या, मतलब वैसे तो यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, 7 आदमियों को एक काम करना है तो कितने दिन लगेंगे। तो आपने देखा कि अगर ये M1 D1 तो 7 आदमियों को काम करना है तो कितना टाइम लगेगा। तो आपने देखा ये गया 5 पे, ये गया 3 पे, 5 3 15 आ जाएगा, तो 15 दिन लगेंगे 7 आदमी को। ठीक है, और एक फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है कि M1 D1 बाई W1 इक्वल टू M2 D2 बाई W2। ठीक है, तो इससे लगा के भी कर सकते हो। आपने देखा कि 35 आदमियों को 7 दिन लगे, वर्क जो था अगर एक था तो 7 आदमियों को कितना लगेगा इसका आधा काम करने में, मतलब यहाँ पे हाफ आ जाएगा। यहाँ से भी आपकी जो D2 की वैल्यू है वो 15 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला आप लगा लेना। आपको बोला 2 सिमिलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, उनके पैरामीटर जो है वो आपको दिया है इतना इतना। ठीक है, आपको एरिया का रेशो बताना है। आपको पता है एरिया जो होता है उसका अंडर रूट होता है पैरामीटर के रेशो के इक्वल। ठीक है, तो आपने देखा पैरामीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल का जो रेशो होता है, मतलब 2 सिमिलर ट्रायंगल है ABC PQR, इनके जो पैरामीटर का रेशो होगा वो अंडर रूट होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR के रेशो के। तो आपने देखा कि पैरामीटर कितना है ट्रायंगल ABC का 48.4, PQR का कितना है 12.1। तो आपने देखा ये इसको एग्जैक्टली 4 पे काट रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4/1। तो एरिया अगर मैं यहाँ से देखूँ लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट है, तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने देखा इसकी वैल्यू कितनी आ गई 16/1, यानी कि 16:1 आपका करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला AB एक कॉर्ड है। ठीक है, AB बहुत आ गया ये क्वेश्चन, तो हद बार पूछ लिया। AB एक कॉर्ड है, सेंटर जो है वो O पे है। ठीक है, आपको बोला है C जो पॉइंट है वो माइनर सेक्टर पे है। तो आपने मान लिया C जो है सर्कल पे पॉइंट है और माइनर सेक्टर पे, तो आपने C यहाँ मान लिया पॉइंट। ठीक है, आपको बोला है एंगल ABO, तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो A को और B को O से ज्वाइन कर लिया। आपको बोला एंगल ABO जो है वो आपका कितना है 50 डिग्री। ठीक है, आपने देखा कि OB जो है वो OA के इक्वल हो जाएगी क्योंकि दोनों रेडियस है। ट्रायंगल OAB में अगर OB OA के इक्वल हो गई तो दो अगर साइड इक्वल है किसी ट्रायंगल की तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो आपने देखा ये 50 तो ये भी 50, मतलब अगर एंगल OBA 50 है तो एंगल OAB भी 50 हो जाएगा। अब आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180, जिसमें से दो एंगल 50-50 के हो गए, तो तीसरा एंगल कितने का हो जाएगा 80 डिग्री का हो जाएगा। ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा आपका 280 डिग्री का होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री में से अगर मैं 80 डिग्री घटाऊँ तो कितना आ जाएगा 280 डिग्री। आपको बोला है एंगल ACB बताओ। तो आपने देखा AB एक कॉर्ड है, सेंटर पे जितना एंगल बना रही है, आपने देखा सेंटर पे ऐसे बन रहा है एंगल, तो यहाँ पे सर्कमफ्रांस के किसी भी पॉइंट पे भी ऐसे ही बन रहा है। ठीक है, तो दोनों जो है सेम तरह से बनने चाहिए, मतलब अगर ऐसे बना होता तो दूसरा एंगल भी ऐसे होना चाहिए था। ठीक है ना, तो आपने देखा दोनों एंगल का ही मुंह ऊपर है। तो AB एक कॉर्ड है, सेंटर पे जितना एंगल बनाती है सर्कमफ्रांस के पॉइंट पे उससे आधा एंगल बनाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है 4x - 3y की आपको वैल्यू गिवन है, xy की वैल्यू गिवन है 5। ठीक है, आपको 16x² + 9y² / 8 की वैल्यू बतानी है। देखो हम लोग इससे बना सकते हैं 16x² + 9y² की वैल्यू कैसे। मैंने क्या किया, मैंने देखा 4x - 3y, अगर मैं 4x - 3y का स्क्वायर कर दूँ तो 16x² + 9y² की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने दोनों साइड स्क्वायर किया, तो आपने देखा यहाँ पे कितना आ गया 16x² + 9y² - 2 × 4x
आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे कितना आ गया 144, तो आपने देखा 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आपके पास 144 और प्लस में कितना आ गया 2 चौक कितना हो गया 8, 2 4 8, 3 24 xy, और xy की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है। तो आपने देखा कि 144 प्लस 120 अब कितना हो गया ये आपके पास 462 264, मतलब 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई 264/8। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 33। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला कि सेक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, आपको बताना है कि अल्फ़ा कितना है। पुट करके देख लो, आपने 0 पुट किया तो आपने देखा कि कॉस 0 होता है 1, सेक 0 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो है 5 आ जाएगी। राइट हैंड साइड में है 4, तो 5 नॉट इक्वल टू 4, तो 0 डिग्री तो ख़त्म। उसके बाद आपने 30 डिग्री पुट किया, 30 डिग्री में आपको पता है कि कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4, और सेक जो है इसका उल्टा हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फ़ा जो है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का उल्टा हो जाएगा। तो आपने देखा कि 4/3 में मैं 3 जोड़ के कभी भी 4 नहीं बना पाऊंगा, तो ये ऑप्शन भी गलत। फिर आपने 60 डिग्री पुट किया, 60 डिग्री जब आपने पुट किया तो आपने देखा कि सेक 60 कितना होता है 2 का स्क्वायर कितना 4 इंटू 1/4, फिर देखा हमने 4 और 1 5 नॉट इक्वल टू 4, तो 60 डिग्री भी गलत। अब 45 डिग्री रख के देख लो, आपने देखा कि सेक 45 कितना होता है √2 का स्क्वायर कितना 2, और 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने देखा √2 का स्क्वायर कितना 2, और 4 इंटू 1/2, तो 2 + 2 कितना 4, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, तो एंगल जो है 45 डिग्री हो गया। अब आपने देखा कि डेसिमल हटा दो ऊपर नीचे दोनों से, ठीक है, डेसिमल हटा सकते हो आप लोग ऊपर नीचे दोनों से। तो आपने देखा 10a की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 24/7। आपको पता है 7 24 25 का एक ट्रिपलेट होता है। आपने देखा परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर 24 है, बेस की वैल्यू अगर 7 है, तो 7 24 25 का एक ट्रिपलेट है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो आपने देखा 50 इंटू कॉस ए, कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज 24, कॉट ए क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है कितना आपके पास 24 ही है। तो 24 से 24 गया, 25 जो है 50 को 2 पे काटेगा, 7 दूनी 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा 21। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है ट्रायंगल ABC है, ठीक है, उसके बाद P और Q 2 पॉइंट है AB और AC पे। तो आपने देखा P और Q AB और AC पे पॉइंट है 2, तो आपने क्या किया PQ को ज्वाइन कर दिया। फिर आपने देखा AP जो है वो 4 सेंटीमीटर है, PB जो है वो 6 सेंटीमीटर है, AQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, QC जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है। आपको दिया है PQ की वैल्यू दी है 6 सेंटीमीटर, आपको BC की बतानी है, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे एग्जाम में बैठ के। अब आप ये तो सोचेंगे नहीं कि ट्रायंगल सिमिलर होगी कि नहीं होगी, देखो लॉजिक तो मैं आपको बता दूंगा, पर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका जो है ना वो बहुत आसान है। कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपने देखा कि P और Q 2 पॉइंट है, AB पे P पॉइंट है और AC पे Q पॉइंट है। तो आपने यहाँ से एक चीज़ देखा क्या कि AP का और PQ का रेशो क्या है। आपने देखा AP और PQ का रेशो कितना 2:3। फिर आपने देखा कि AQ और QC का जो रेशो है वो भी रेशो 2:3 है, ठीक है। आपने देखा AP और PB का जो रेशो है वो AQ और QC के रेशो के बराबर है। मतलब आप बोल सकते हो कि AP/PB जो है वो आपका AQ/QC हो गया। तो क्यों ना ऐसा बोला जा रहा है इसमें, या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्या, देखो आपने देखा AP रेशो PB कितना है 2:3, AQ रेशो QC कितना है 2:3। तो आप बोल सकते हो कि AP/AB AQ/AC के इक्वल है। मतलब AP कितना 2, AB कितना होगा 2 और 3 5। सिमिलरली AQ कितना 2 और AC कितना होगा 2 + 3 5। तो आपने देखा कि AP/AB AQ/AC के इक्वल है, और दोनों का रेशो कितना दिया है आपको 2:5 आपको गिवन है, ठीक है। तो ये चीज़ तभी होती है AP/AB = AQ/AC तभी होगा जब ट्रायंगल APQ जो है वो आपकी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ABC से। मतलब मेरा कहने का ये है कि आपने सीधा सीधा चेक करना है कि AP और PB का रेशो कितना है। अगर वो AQ और QC के रेशो से मैच हो जाता है, ठीक है, AP
और पीबी का जो रेशियो है वो AQ और QC के रेशियो से मैच हो जाए, या फिर AP और AB का जो रेशियो है वो AQ और AC के रेशियो से मैच हो जाए, तो कुछ नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि दोनों ट्राइंगल ना सिमिलर है। मतलब अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल APQ जो है सिमिलर हो गई ट्राइंगल ABC से, तो AP बाई AB इक्वल टू AQ बाई AC हो जाएगा। तो मैं वाइस वर्सा भी बोल सकता हूँ कि AP बाई AB इक्वल टू AQ बाई AC है, तो मैं बोल सकता हूँ दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो आपको पता है कि अब रह कौन सी साइड गई, PQ बाई BC, ठीक है। तो PQ की आपको लेंथ दी है कितनी, PQ बाई BC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2/5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना आप, क्या कि आप AP बाई AB फॉर्म ही बना लेना और AQ बाई AC फॉर्म ही बना लेना, क्योंकि अगर आप AP बाई PB से AQ बाई QC बनाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे PQ बाई BC लिख देंगे, तो आपका क्वेश्चन जो है ना वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि AB का पार्ट है AP, ठीक है, PB का पार्ट नहीं है AP, AB का पार्ट है AP। सिमिलरली QC का पार्ट नहीं है क्या, AQ जो है वो किसका पार्ट है, AC का। तो सिमिलरली आप बोल सकते हो कि BC जो है वो PQ का रेशो उसी के हिसाब से बनेगा जिस हिसाब से ट्राइंगल सिमिलर होती हैं आपस में। तो आपने देखा PQ की जो लेंथ है वो कितनी दी है, 6, तो आपने देखा ही गया 3 पे, तो BC की लेंथ जो है वो 3 × 5 कितना आ जाएगा आपके पास, 15 सेंटीमीटर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला अंकिता का जो वेट है वो 20% कम है उसकी ग्रैंड मदर से। उसके बाद जो ग्रैंड मदर का वेट है वो 26 किलो लेस देन है उसके ग्रैंड मदर के हस्बैंड से, मतलब उसके दादाजी से। और दादाजी का वेट जो है वो आपको कितना दिया है, 81 किलो। अगर दादाजी का वेट 81 किलो है तो दादी का वेट जो है वो 26 किलो कम है, तो आपने देखा दादी का जो वेट आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, 55 किलो आ जाएगा, ठीक है। तो दादी का वेट अगर 55 किलो है तो अंकिता का वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ अंकिता जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा। आपको बोला है कि जितना दादी का वेट है ना उससे 20% कम वेट है किसका, अंकिता का। तो दादी का वेट अपने आप में 100%, जिसमें से 20% वैल्यू कम कर दी तो वैल्यू कितनी रहेगी, 80%। मतलब दादी का जितना वेट है उसका जो 80% वेट है वो अंकिता का वेट है, ठीक है। 20% लेस देन दादी का वेट अपने आप में 100%, जिसमें से 20% कम कर दिया तो वैल्यू कितनी रह गई, 80%, ठीक है। तो 11 × 4 कितना, 44 किलो। अब 44 किलो जो वजन है वो किसका है, अंकिता का। क्वेश्चन में बोला अंकिता का ब्रदर जो है वो 8 किलो हैवी है किससे, अंकिता से। तो आपको अंकिता के ब्रदर का भार बताना है। तो अंकिता का भार कितना है, वेट कितना है, 44 किलो, इसमें 8 किलो जोड़ दोगे तो 52 किलो आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन में बोला है अ रिडक्शन ऑफ 15% प्राइस कितना हो गया, 15% रिड्यूस हो गया, और बंदा जो है 6 किलो ज़्यादा खरीद रहा है, कितने रुपए में, 2720 रुपीज़ में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब भी ये रिडक्शन के क्वेश्चन आए या इंक्रीमेंट के क्वेश्चन आए प्राइस में, तो आपको कैसे सॉल्व करना है। 15% की वैल्यू दी है, सबसे पहले आपको 100% की वैल्यू बनानी है, ठीक है। तो 15% की वैल्यू अगर 6 है तो आपने देखा 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 kg। मैंने दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दिया। फिर आपने देखा 5 से मैं 100 बना सकता हूँ इंटू 20, तो राइट हैंड साइड में 20 भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में किया, ठीक है। 40 किलो, मतलब 15 से मैं 5 पे इसलिए गया ताकि मैं 5 से 100% बना पाऊँ। अब और मैं 15% से 100% बनाता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता मेरे लिए। कैसे मैं बनाता, 15% की वैल्यू 6 किलो, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाती, 6/15। ये सिर्फ 1% या 5% इसलिए लिया गया ताकि मैं 100% वैल्यू में पहुँच सकूँ। मतलब मेरा मेन मकसद ये है कि 15% प्राइस रिड्यूस होने पे बंदा 6 किलो ज़्यादा खरीद रहा है, कितने रुपए में, 2720 रुपये में। तो आपने देखा कि पहला स्टेप आपका क्या है कि 15% प्राइस रिड्यूस हुआ तो 6 किलो बंदा ज़्यादा खरीद रहा है। 15% की वैल्यू अगर 6 किलो है तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 40 किलो आ गई आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या 2 प्राइस बताने होते हैं, ओरिजिनल प्राइस और रिड्यूस्ड प्राइस। आपसे क्वेश्चन में पूछा है रिड्यूस्ड प्राइस, तो रिड्यूस्ड प्राइस जो होगा आपको न्यूमरेटर में क्या करना है, कितने रुपए में बंदा 6 किलो ज़्यादा खरीद रहा था उसको आपने न्यूमरेटर में रखना है। जब भी आपको रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है या फिर आपको ओरिजिनल प्राइस पे निकालना है तो आपको न्यूमरेटर में क्या लिखना है, जो रुपीज़ में वैल्यू दी हुई है, मतलब जितने रुपए में 6 किलो ज़्यादा आ रहा था। तो आपने देखा 2720 आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में जब रिड्यूस्ड प्राइस आपको पूछा है तो डिनोमिनेटर में सीधा आप क्या रख दो, जो 100% के सामने वैल्यू हो, कितनी वैल्यू है, 40 किलो। और अगर आपसे ओरिजिनल प्राइस पूछे
तो ध्यान रखना, हमें 15% से 100% बनाया है, तो इस 5% का काम सिर्फ इतना था, ये हमारी कैलकुलेशन में हेल्प कर रहा था। तो हमें डिफरेंस किसका लेना है, 15% की वैल्यू 6 किलो, तो 100% की वैल्यू कितनी, 40 किलो। तो हमें 15% से 100% आए हैं, तो 40 किलो और 6 किलो का डिफरेंस लेना है, यानी कि 34 किलो। तो ओरिजिनल प्राइस निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको किससे, 34 से, और यहाँ पे किससे डिवाइड करोगे, 40 से। आपको निकालना क्या, रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी। तो आपने देखा प्राइस कितना रिड्यूस हो गया, 68 रुपीज़ रह गए, ठीक है। तो रिड्यूस्ड प्राइस कितना है, 68। अगर आपसे पूछता कि ओरिजिनल प्राइस बताओ, तो ओरिजिनल प्राइस आप डिवाइड करके यहाँ से निकाल लेते। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द वर्टिकल टावर। तो आपने देखा ये जो है टावर है, ठीक है, ये जो है टावर है, वर्टिकल टावर है, इसकी जो शेडो की लेंथ है, मान लीजिए पहले जो है शेडो यहाँ तक थी, सिर्फ इतनी शेडो थी। अब जो है शेडो की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई कितनी, जब अल्टीट्यूड ऑफ द सन, मतलब सन कहीं यहाँ पे होगा। पहले सन जो है वो कितना एंगल बना रहा था, 45 डिग्री, बाद में कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो आपने देखा कि 45 से पीछे चला जाता जाऊँगा तो मेरा एंगल छोटा होता चला जाएगा, मतलब 30 डिग्री कहीं यहीं पे जाके बन रहा होगा। तो आपने देखा 30 डिग्री कहीं इस पॉइंट पे जाके बनेगा। अगर 45 से आगे लेके जाता तो एंगल बढ़ता चला जाता, ठीक है ना। ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी कि 45 डिग्री कहाँ रखना है, 30 डिग्री कहाँ रखना है, ठीक है। आपको बोला है कि जो शेडो की लेंथ है, मतलब अब शेडो जो है यहाँ तक आ रही है, तो शेडो की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई, 8.4 सेंटीमीटर। तो आपने देखा यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज हुई, तो इसकी आपको वैल्यू भी गिवन है कितनी, 8.4 सेंटीमीटर। और एंगल जो है 45 से 30 पे चेंज हो गया। आपको हाइट ऑफ द टावर बताना है, मतलब इसकी लेंथ आपको बतानी है, ठीक है। तो आपने देखा राइट एंगल ट्रायंगल है, 45 डिग्री एंगल जो साइड का रेशियो बताता है वो कितना होता है, 1, मतलब बेस भी 1 होता है, परपेंडिकुलर भी 1 होता है, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाता है, √2, 45 डिग्री वाले ट्रायंगल में। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के साइड वाली साइड कौन सी होती है, √3, सामने वाली होती है 1, और हाइपोटेन्यूज कितना होता है 2। अब आपने देखा कि हाइट ऑफ द टावर, अगर मैं देखूँ 45 डिग्री के हिसाब से तब भी 1 आ रहा है, अगर मैं देखूँ 30 डिग्री के हिसाब से तब भी 1 आ रहा है, तो दोनों वैल्यू जब इक्वल हो गई, मतलब इसकी वैल्यू 1 सही है, इसकी वैल्यू √3 सही है, पूरी लेंथ, ठीक है। तो आपने देखा इतनी लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 - 1। अगर ये 1 है, ये √3 है पूरी लेंथ, तो जो इंक्रीमेंट आया आपका किस में, शेडो में, शेडो की लेंथ में, वो कितना है, √3 - 1। रेशो के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मैं ये सारा रेशो में सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि √3 - 1 की तो आपको वैल्यू भी गिवन है कितनी, 8.4 सेंटीमीटर। ये जो है साइड का रेशो है, ठीक है। तो ये जो √3 - 1 है, ये ए बी जो साइड है इसका रेशो है। तो आपने इक्वल पुट कर दिया, एक की वैल्यू निकाली कितनी, 8.4 √3 - 1, और आपको हाइट निकालनी है। तो हाइट जो है वो एक ही है, मतलब रेशो में कितना है, एक की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो 8.4 और बाय √3 - 1 हो गया। तो आप क्या करो, रेशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर को। तो आपने देखा नीचे क्या है, a - b, a + b, तो ये क्या हो जाएगा, a² - b²। तो हमने देखा √3 का स्क्वायर कितना, 3 में से 1 गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 + 1। तो हमने देखा 3 - 1 कितना, 2, तो जो है इसको कितने में काटेगा, 4.2 पे। तो आपने देखा हाइट ऑफ द टावर जो है वो आपके पास कितनी आ गई, 4.2 इंटू √3 + 1। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला एक सर्कल है जिसका सेंटर है O पे, मान लीजिए कहीं यहाँ पे होगा सेंटर, ठीक है। PQ और QR दो कोड है, तो आपने मान लिया कि PQ और QR दो कोड है, सच दैट एंगल PQR कितना है, 118 डिग्री है, ठीक है जी। आपको बताना है कि एंगल OPR कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप O को P से ज्वाइन कर दो, फिर आप O को R से ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका इस वाले क्वेश्चन का वाइस वर्सा है, उल्टा है, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आपने देखा कि अगर मैं P और R को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं P और R को ज्वाइन कर दूं, तो आपने देखा PR एक कॉर्ड बन गई,
आपने देखा कि पी और आर को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो पी आर एक कॉर्ड बन गई। कॉर्ड जो है सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पे जो एंगल बना रही है सेंटर पे उससे 2 गुना बनाती है। तो अगर एंगल का मुंह इस तरफ है तो सेंटर पे भी एंगल का मुंह जो है इसी तरफ होगा। जैसे 118 डिग्री ऐसे है तो ये जो एंगल मैं ऐसे बताऊंगा। मतलब अब पी आर एक कॉर्ड है, सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पे जितना एंगल बना रही है सेंटर पे उससे 2 गुना बनाएगी। तो आपका कितना आ गया 236 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 360 में से 236 जब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 124 डिग्री आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 124 डिग्री। अब आपको पता है OP जो है OR के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस है। अब ट्रायंगल OPR में OP जो है OR के इक्वल है तो ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री ऑफ ट्रायंगल OPR, जिसमें से एक एंगल हो गया 124 का तो बाकी दोनों का जोड़ कितना रह गया 56 और दोनों एंगल है इक्वल तो ये भी 28 का हो गया, ये भी 28 का। और इस क्वेश्चन को तो मतलब हर बार पूछ चुका है इन चीज़ों को। तो आपने देखा -5 + 5 कट गया आपस में और यहाँ पे अगर आप देखो कि 624 डिवाइड करो 5 से फिर मल्टीप्लाई तो आपने देखा 625 ही आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 625 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन देख के क्या समझ आ रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि a+1/a+3 का जो स्क्वायर है वो 16 के इक्वल है। तो a+1/a+3 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी +-4 होगी। ठीक है, अगर इधर स्क्वायर है इधर अंडर रूट होता है तो +-√16 हो जाएगा। तो +-√16 की वैल्यू कितनी +-4। तो आप रख के देख लो, आपने देखा a+1/a की वैल्यू अगर a+1/a+3 की वैल्यू अगर -4 हो तो a+1/a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी -4 - 3 कितना आ जाएगा -7। और फिर a+1/a की वैल्यू a+1/a+3 की वैल्यू अगर 4 हो जाए तो a+1/a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 में से 3 गया कितना 1। ठीक है, तो a+1/a की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास यहाँ पे 1 हो गई। अब कौन सी वैल्यू सही है और कौन सी वैल्यू गलत है कैसे पता करेंगे। देखो ऑप्शन से अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि अगर आपने a² + 1/a² निकालना है तो a² + 1/a², अगर a+1/a की वैल्यू x है तो a² + 1/x, a² क्या हो जाएगा आपका x² - 2 तो -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +49 - 2 कितना आ जाएगा 47। ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इससे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप देखोगे a² + 1/a² की वैल्यू जो होगी वो 1 - 2 कितना हो जाएगी -1। -1 ऑप्शन में ही नहीं है तो आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा पहचानने में कि कौन सी वैल्यू से आपका आंसर आना है। और अब लॉजिक की बात करते हैं कि इस वैल्यू से क्यों नहीं आपका आंसर आया। आपको बोला है क्वेश्चन में कि a जो है वो नॉन जीरो नंबर है, मतलब a जो है कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, a अगर कभी ज़ीरो ना हो चाहे वो फ्रैक्शन हो, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव फ्रैक्शन हो, हमेशा a+1/a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 होगी। ठीक है, या फिर a+1/a की वैल्यू हमेशा लेस देन 2 होगी, -2। ठीक है, अगर a एक नॉन जीरो नंबर है मतलब a की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती तो a+1/a की वैल्यू हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा होगी। ठीक है, हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा। और a+1/a की वैल्यू -2 या उससे कम होगी, मतलब 2 से -2 के बीच में कभी भी a+1/a की वैल्यू लाई करती ही नहीं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि a+1/a अगर a की वैल्यू एक नॉन ज़ीरो रियल नंबर है तो a+1/a की वैल्यू कभी भी 2 से -2 के बीच में कभी भी लाई नहीं करेगी। तो आपने देखा 1 जो है वो 2 से -2 के बीच में आता है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब आप रख के देख लेना, आपने देखा a+1/a, मैं क्या करूँगा एक बार पॉजिटिव इंटीजर लूँगा एक बार नेगेटिव इंटीजर लूँगा और उसके बाद एक बार पॉजिटिव फ्रैक्शन लूँगा एक बार नेगेटिव फ्रैक्शन लूँगा। आपने देखा a+1/a, ठीक है, मैंने सबसे छोटा इंटीजर ले लिया 1। ठीक है, तो आपने
मतलब ए की वैल्यू मैंने 1 मान ली, सबसे छोटा इंटीजर तो आपने देखा 1 + 1/1 कितना हो गया, 1 + 1 कितना 2 आ गया। तो आपने देखा a + 1/a की वैल्यू 2 तो हो सकती है, पर हमेशा 2 से बड़ी होगी। तो आपने क्या किया, अब फ्रैक्शन ले लिया, a की वैल्यू 1/4 मान ली। तो आपने देखा ये आ गया 1/4 प्लस 1/1/4, यह कितना हो गया 4 हो गया। तो ये हो गया 4 से ही 1/4, ये नंबर जो है हमेशा 2 से बड़ा है। अब a की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ तो आपने देखा 2 + 1/2, ये भी हमेशा किससे बड़ा, 2 से बड़ा, ये भी 2 से बड़ा है। अब आप नेगेटिव वैल्यू लेके देख लो, a की वैल्यू -1/4 अगर आप लो तो आप देखते हो कि -1/4 -4, तो ये कितना हो गया -4 से ही 1/4, ये जो वैल्यू है -2 से कम है, ठीक है। और a की वैल्यू अगर आप -1 लो तो यहाँ देखोगे -1 कितना हो जाएगा -2, -2 तो a + 1/a की वैल्यू हो सकती है, पर -2 हो सकती है, पर -2 से वैल्यू हमेशा कम रहेगी, ठीक है। -2 से ज़्यादा और 2 से वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ गलत है कि a + 1/a की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 2 से -2 के बीच में कभी भी a + 1/a की वैल्यू लाई नहीं करेगी, और 2 और -2 वैल्यू हो सकती है a + 1/a की। तो ये लॉजिक है, इसलिए हम इस इक्वेशन को ख़त्म करेंगे और a + 1/a की वैल्यू जो है वो रियल वैल्यू जो है -7 आ जाएगी आपके पास। अब ये वाला क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो में भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि एक रास बिहारी है, प्लम्बर है एक, वो एवरेज आपका कितना कमा रहा है, 925 रुपये पर दिन कमा रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी। पहली बात तो आपको पता है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, ठीक है। फिर बोला है कि वो पहले 20 दिन जो है इतना एवरेज कमा रहा है, और लास्ट के 20 दिन वो कितना एवरेज कमा रहा है, 915। तो आपने देखा 31 दिन जो उसने एवरेज कमाया वो कितना कमाया, 925 रुपये पर डे। फिर पहले 20 दिन उसने कितना कमाया, 881 पर डे, और लास्ट के 20 दिन उसने कितना कमाया आपका, 915 पर डे, ठीक है। तो आपने देखा पहले 20 दिन और लास्ट के 20 दिन, आपने देखा इसमें पहले 20 दिन में भी 12 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक है दिन, और लास्ट के 20 दिन में भी है 12 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक दिन। तो आपने देखा कि अगर मैं पहले 20 दिन में एवरेज कितना कमाया 881, तो टोटल कितना कमाएगा 881 × 20, लास्ट के 20 दिन में कितना कमाया एवरेज 915, तो टोटल कितना कमाया 915 × 20। अब ये जो नंबर है इसमें जनवरी महीना पूरा है, और इसमें 12 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक 2 बार बात हुई है, मतलब जनवरी महीना पूरा तो एक बार तो 12 से 20 तारीख आ गई, और एक बार 12 से 20 तारीख फालतू है, क्योंकि दोनों में था 12 से 20, ठीक है। 12 जनवरी तो 20 जनवरी उसने कितना अर्न किया वो दोनों में था, ठीक है। तो आप इसमें से पूरा जनवरी में जो उसने कमाया, तो आपने देखा कि पूरे जनवरी में उसने कितना कमाया, एवरेज है 925, तो टोटल उसने कितना कमाया इतना। अब ये जो वैल्यू आ गई ये आपकी 12 जनवरी से 20 जनवरी का सम आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि 12 जनवरी से 20 जनवरी का जो आपका सम है वो आपके पास कितना आ गया, जनवरी का जो सम है वो आपके पास कितना आ गया 881 × 20 + 915 × 20 - 925 × 31। अब आपको इसका एवरेज बताना है। तो ये देखा आपने 12 से 20 तक कितने दिन है, 9 दिन है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 9 दिन है, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 9 से, तो आपके पास एवरेज इनकम आ जाएगी जो 12 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक कोई एवरेज इनकम ही आपसे पूछा है। तो आपने देखा कि न्यूमरेटर में आपके पास क्या आएगा, न्यूमरेटर में आपके पास आएगा 17620, ठीक है, 17620। तो न्यूमरेटर में आपके पास आ गया 7245, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 9, तो ये कितना हो गया, अगर आप 7245 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका 805 आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको स्पीड निकालना है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर जब क्वेश्चन हो ट्रेन का तो डिस्टेंस की जगह हम लेंथ लेते हैं, ठीक है। लेंथ किस किस चीज़ की लेंगे, जो चीज़ क्रॉस कर रही है और जिसको क्रॉस कर रही है। तो आपने देखा ट्रेन क्रॉस कर रही है तो आपने ट्रेन की लेंथ ली, और टनल को क्रॉस कर रही है, ठीक है। ट्रेन क्रॉस कर रही है और किसको क्रॉस कर रही है, टनल को, तो ट्रेन की भी आपको लेंथ लेनी पड़ेगी, टनल की भी आपको लेंथ लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ लेंथ है, ठीक है। बाय टाइम कितना लगा 30 सेकेंड,
ठीक है, और आपको बोला कि स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो आपने देखा लेंथ ऑफ ट्रेन कितना 240 मीटर, लेंथ ऑफ टनल कितना 360 मीटर, और ये है सेकंड में, तो स्पीड जो होगी मीटर पर सेकंड में होगी। तो आपने देखा कि 240 में 360 अगर मैं जोड़ूँ तो 600 आएगा बाई 30, ये मीटर पर सेकंड में, आप इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो 18/5 आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो आपने देखा ये गया 20 पे और ये इसको 4 पे काट रहा है, तो 18 चौक कितना होता है 72 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ जाएगी ट्रेन की। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला था नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड लेस देन 60% मार्क्स। तो आपने देखा परसेंटेज ऑफ मार्क्स की एक्सिस ये है, तो 16% मार्क्स से कम कितने बच्चों ने स्कोर किया 10 और 30, कितनों ने किया 40 बच्चों ने स्कोर किया। इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव सिक्योर्ड 80% मार्क्स एंड अबव। तो आपने देखा 80% से ज़्यादा मार्क्स कितने बच्चों ने स्कोर किए 40 और 25, तो 40 और 25 कितना हो जाएगा आपका 65। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का परसेंटेज कितना कम है, मतलब 60% जिन्होंने सिक्योर किया या उससे कम सिक्योर किया वो कितने परसेंट कम है उन बच्चों से जिन्होंने 80% मार्क्स से अबव स्कोर किया। तो आपने देखा 40 65 से कितना कम है 25 कम है, पूछा किस पे 65 पे इंटू 100%। तो आपने देखा अगर मैं इसको 5 पे काटूँ तो ये 5 पे जाएगा और ये 13 पे, तो 500/13 आपका कितना होता है 38.46%। तो ये आपका हो गया 38.5% राउंड ऑफ में। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन रेंट। आपने देखा रेंट कितना डिग्री है, आपने देखा डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो रेंट कितना डिग्री है 60 डिग्री, और टोटल कितना होता है कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। ठीक है, जो ये पाई चार्ट में टोटल एंगल बना है ये कितना होगा 360 डिग्री। और टोटल अर्निंग कितनी है फैमिली की 1,80,000। तो आपने देखा ये 6 पे गया और 6 इसको कितने में काटेगा 1 और 48, 6 8 48, तो ये 18,000 आ गया। मतलब उसने रेंट पे जो खर्चा किया वो कितना खर्चा किया उसने 18,000 रुपये। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स टेकन टुगेदर इन 2019। तो आपने देखा कॉमर्स में कितने 25%, कंप्यूटर साइंस में कितने 14%, तो दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया आपके पास 39%। किसका पूछा ये 39% आपको किसका पूछा है 2019 में जो स्टूडेंट है, तो 2019 में कितने स्टूडेंट है 2000। इसका आपको रेशो बताना है किससे 2020 में जो आपके इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट है। तो इंजीनियरिंग कितने स्टूडेंट है 12%, मेडिकल कितने हैं 10%, तो टोटल कितना हो गया 12 + 10 आपके पास कितना हो गया 22%, और 14 + 25 आपके पास कितना हो गया था 39%। तो 22% आपको बताना है कितने का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2020 में कितने हैं 24। तो आपने देखा परसेंट से परसेंट गया, पहले तो 2 0 से 2 0 गया यहाँ पे। आपने देखा ये गया 6 पे, ये गया 5 पे, अगर मैं दोनों को 4 से डिवाइड कर दूँ। फिर आपने देखा कि ये जो है ये 2 पे जाएगा और ये 13 पे जाएगा। अगर मैं दोनों को 3 से डिवाइड करूँ तो 13 पंजे कितना हो गया 65, 22 दूनी कितना हो गया 44, क्योंकि फर्दर ही आगे कट ही नहीं रहे कुछ। तो बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ CGL 2021। ठीक है, तो SSC CGL 2021 का लास्ट क्वेश्चन है, ये 525वां क्वेश्चन है। ठीक है, 525 क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। देख के इतनी खुशी हो रही है इसको, बस मैं क्या बताऊं आपको बोला था टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए इन 2014 से 2018। तो आपने देखा 2014 कार ऑफ टाइप ए कौन सी है नीले वाला बार, तो 2014 से 2018 में जो टोटल एक्सपोर्ट है वो कितना है। आपने देखा 200 में 150 जोड़ा 350, उसमें 275 और 175 यानी कि 450 जोड़ा, 350 में 450 जोड़ा 800 में 300 जोड़ा कितना आ गया आपके पास 1100। ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप बी। टाइप बी की कार कौन सी है नीले ये लाल वाला बार है 2015 से 2017। तो आपने देखा 250 और 200 450, 450 में अगर मैं ऐड करूं 275 तो आप देखते हो वैल्यू कितनी आ जाएगी 725 आ जाएगी। 450 में अगर मैं 275 ऐड करूं तो 725 आ जाएगा, है ना। तो ये बताना है कि ये जो 1100 है ये 725 से कितना ज़्यादा है। तो आपने देखा ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे 375 ज़्यादा है। ठीक है, 1100 जो है 725 से कितना ज़्यादा है। आप 1100 और 725 का डिफरेंस ले लो। तो आपने देखा कि दोनों का डिफरेंस कितना है 375, तो 375 ज़्यादा है 725 से 1100। और पूछा किस पे आपको टाइप बी की जो कार है 2015 से 2017 कितनी है 725।
तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 725 वैल्यू पे पूछा है। आप देखो इसको 25 पे अगर हम काटें तो 25 पे अगर मैं इसको काटूं तो ये जाएगा 15 पे, और ये कितने पे कटेगा 29 पे जाएगा, 29 पे। ठीक है, तो 1500/29 आ गया आपके पास। तो 1500/29 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया 51.72%, जो कि राउंड ऑफ में हो जाएगा आपका 51.7%। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इसके साथ ही हम लोग समाप्त कर रहे हैं CGL 2021 के मैथ्स के क्वेश्चन, जो 21 शिफ्ट के अंदर आपसे 525 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सभी क्वेश्चंस का यहाँ समापन हो चुका है। अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी आपका तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना, अपने प्रीशियस रिव्यू फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।